मुनीर नियाज़ी फरमाते हैं कि शाम फिराक आई तो दिल डूबने लगा, हमको भी अपने आप पे कितना गुरूर था। ये एक ऐसा शेर है जिसको हम इत्मीनान से बैठकर सोचते हैं, अपने पर विचार करते हैं, तो हमें लगता है कि हम क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों गुरूर कर रहे हैं, क्यों हम लोग एक दूसरे से तनाकनी कर रहे हैं, रशाकसी से कर रहे हैं, क्यों हम लोग प्यार से नहीं रहते, क्यों हम अपने आप पर इतना तनाव लिए बैठे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्यों हैं जिनका जवाब आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमें दिल टूटने का एहसास होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब हमें लगता है कि हमारे ख्वाब तो अधूरे ही रह गए, ऐसा क्यों होता है जब हमें लगता है कि हम जो करना चाह रहे हैं उसमें असक्षम हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हमें लगता है कि जिस चीज़ पर हम गुरूर कर रहे थे वो तो एक मिट्टी के ढेर की तरह निकली कि जरा सी हवा आई और उठकर दूसरी तरफ चली गई। कहने का मतलब यही कि सीधी से ऐसे बहुत सारे क्यों हैं जिसकी वजह से हम जिंदगी पर बोझ लिए फिरते हैं और अंत में हमें पता चलता है क्यों का तो कोई मसला था ही नहीं। मसला तो ये था कि हम मोहब्बत से ज़िंदगी जीते, ना तो दिल टूटता, ना तकलीफ होती और बहुत सारा सुकून हमारी ज़िंदगी में, हमारी झोली के अंदर रहता। तो आखिर दिल टूटता क्यों है, क्यों तकलीफ होती है और क्यों ये क्यों हमारी ज़िंदगी में शामिल रहता है, आज इसी क्यों का जवाब जानने के लिए हम लोगों ने हमारी कुछ पैनलिस्ट को आमंत्रित किया है और मुझे विश्वास है कि वो हमें बताएंगे कि किस तरह से इस चीज़ से मुक्ति पाई जा सकती है और अगर कहीं किसी तरह से किसी क्यों का जवाब ना मिल रहा हो तो उस क्यों का जवाब ढूंढा कैसे जाए। अगर दिल टूट रहा हो किसी वजह से तो उसे संभाला कैसे जाए। आज यही सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट का। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया शिक्षा सरोकार सीजन 2 के एक नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि बहुत सारे क्यों हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं जो हमें परेशान भी करते हैं, जो कहीं न कहीं हमें डराते भी हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे पैनलिस्ट का इन क्यों का जवाब लेने के लिए और टूटे हुए दिल की दवा लेने के लिए। मैं सबसे पहले हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अनघा जी, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अनघा सोंडे जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है कि आप इस कार्यक्रम से हमारे साथ में जुड़ी। अनघा जी के बारे में कहना चाहूँगा, ये हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं और इनकी संस्था निर्वाणा माइंड्स, ये उसके फाउंडर हैं। अनघा जी पेशे से सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं और इनके ज़रिए सैकड़ों के तादाद में जो लोग हैं उनकी सेवाओं से फ़ायदा लेकर अपनी ज़िंदगी को सुकून के रास्ते पर लेकर जा चुके हैं। तो एक ऐसी शख्सियत तो बहुत सारी क्यों का जवाब जानती है, वो आज हमारे साथ में हैं। तो आज हमें बताएगी कि अगर दिल में कोई तकलीफ हो, कोई समस्या अगर हमारी ज़िंदगी में आती हो तो हम उससे कैसे निदान पा सकते हैं। अनघा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज हमारे साथ इस मंच के ऊपर हैं और हमारे दर्शकों के और हमारे सवालों का जवाब आप देंगे। बहुत बहुत आभार है आपका। अब मैं जो दूसरी शख्सियत से आपको रूबरू करवाना चाहूँगा वो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं पौंडीचेरी से विभा शाह जी। विभा शाह जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विभा जी भी पेशे से एक लाइफ कोच हैं, एक हीलर हैं। इनकी एक संस्था चलती है द रेडियंस लोटस वेलनेस स्पेस, ये उसके फाउंडर हैं। विभा जी का मकसद भी यही है कि लोगों को इस तरह से कुछ ट्रीट किया जाए, उन्हें इस तरह सिखाया जाए, ऐसे तैयार किया जाए कि छोटी छोटी बातों पे बिखरे नहीं, उन्हें कुछ इस तरह से बताया जाए, उनका मौजू उन्हें ये सिखाया जाए कि वो अपने अगर ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें आ रही हों तो उनको आसानी से समझें और आगे बढ़कर उनका मुकाबला करें, बिखरे नहीं। क्योंकि बिखरने के लिए ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी तो समेटे जाने के लिए है, खुद को संवारने के लिए है और दूसरों को संवारने में मदद करने के लिए। तो ऐसे शख्सियत विभा जी हमारे साथ में हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ विभा जी का कि आप हमारे साथ में जुड़ी और आज हमारे सवालों का जवाब आप देंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और अब जो तीसरी शख्सियत से जिनसे मैं आपको रूबरू करवाऊँ, उनका नाम ही एक ऐसा है जो हमें आनंद से भर देता है। मैं बात कर रहा हूँ नई दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ी हुई आनंदमयी जी। अब जाहिर सी बात है, जिनका नाम ही आनंदमयी हो तो उनकी उपस्थिति हमारे लिए कितना आनंद लेकर आने वाली है ये तो खुद ब खुद समय ही तय कर देगा। आनंदमयी जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। ये भी एक लाइफ कोच है, हीलर है। सैकड़ों की तादाद में ये भी लोगों को एंजाइटी की बात करूं, डिप्रेशन की बात करूं या और जो कुछ मेंटल लेवल्स की हम लोग बात करते हैं उनसे मुक्ति दिलाने में मदद करती हैं। ये एक IBM टीवी के शो भी होस्ट करती हैं और इन्होंने IBM टीवी का जो एक्सीलेंस इन स्पिरिचुअलिटी अवार्ड है 2020 वाला
वो भी इनको मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये वक्ता भी हैं और एक हीलर भी हैं, और मतलब पूरी तरह से उस सेवा में लगी हुई हैं कि लोगों को किस तरह से खुश रखा जाए, उनकी ज़िंदगी में सुकून लेके आया जाए, उन्हें मसरत दी जाए। आनंदमयी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन कि आज आप हमारे साथ में जुड़ी और हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि दर्शकों के सवाल भी आने शुरू हो गए हैं। मैं डैशबोर्ड पर देख रहा हूँ, तो पहले जो सवाल जो मेरे खुद के दिमाग के अंदर चल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ पहले मैं उन्हीं को ही ले लूँ। विभा जी, हमें पता है कि इमोशंस कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर करती हैं। अगर इमोशंस ना होती, अगर हम भी पत्थर दिल होते, मशीन होते, तो हम टूटते भी नहीं, टूटते नहीं, बिखरते नहीं, तो ना दर्द होता, ना दवा की ज़रूरत पड़ती। तो पहला सवाल यही आता है कि इमोशंस की ज़रूरत क्या है जीवन के लिए, क्या है इम्पोर्टेंस, किस तरह से हमारी ज़िंदगी के लिए। इमोशंस की ज़रूरत ये है कि इट गिव्स डायरेक्शन, वो हमारे लाइफ को एक मोड़ देता है, एक मीनिंग देता है। जैसे आपने बताया था, अगर हम पत्थर दिल होते तो हम इंसान ही नहीं होते। हम इंसान हैं क्योंकि हमारे पास दिल है और इमोशंस है, और ये इमोशंस ही है जो एक एनर्जी है जो हमारे लाइफ को गाइड करती है। जैसे पानी अगर है, पानी स्थिर रह सकता है, लेकिन पानी को अगर नदी बनना है तो उसको एक एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए। सो दिस इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। क्योंकि इमोशंस है वो हमारी लाइफ को एक रिवर के जैसे ले जाता है। अभी इसके हाउ कैन वी डील विद इमोशंस, जो हमें जैसे आपने बताया दिल टूटता है या ये होता है, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मेरे लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि इमोशंस हैं, यू कैन नॉट अवॉइड, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सुंदर बात कही, सही बात की। इमोशन यानी कि जो हमें गति प्रदान करता है वही इमोशंस हैं। अगर इमोशंस नहीं होते तो हम एकदम फिक्स रहते, स्क्रिप्टेड रहते, नया नहीं सोच पाते। यानी कि फिर जिस मनुष्य सभ्यता का हजारों साल में इतना विकास हुआ है उतना नहीं हो पाता, क्योंकि जाहिर सी बात, अगर हम मशीन होते, मैकेनाइज्ड होते, पत्थर होते, तो पत्थर तो उस तरह से विकास कर ही नहीं पाते। वो तो जस के तस सैकड़ों हजारों सालों से वैसे के वैसे ही पड़े हैं। क्योंकि सभ्यता के लिए, विकास के लिए बेहद जरूरी है कि भावनाएं हों। भावनाएं हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप चलाएमान हो, चलाएमान हो तो जाहिर सी बात है आप रिस्पॉन्सिव होंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे तो दर्द और तकलीफ तो होगी ही। तो इसलिए सही है कि अगर आप इस प्रकृति को कुछ नया देना चाहते हैं, कुछ नवाचार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रकृति में हमेशा चैन बना रहे, ये पानी ठहरा हुआ ना रहे, इसमें चढ़ान ना आए, तो उसके लिए भावनाओं का होना बेहद जरूरी है। विभा जी, बहुत सुंदर आपने यहाँ पर व्याख्या की, मैं आभार अभिनंदन करता हूँ आपका। और अगला सवाल जो मुझे लगता है आनंदमयी जी से मैं लेना चाहूंगा। आनंदमयी जी, जब हमें पता चल चुका है कि ये कि इमोशंस का होना हमारी ज़िंदगी के अंदर बेहद महत्वपूर्ण है, तो अब जो एक सवाल ये आता है कि हम अक्सर मेंटल हेल्थ की बात इन दिनों करने लगे, पहले तो इनके बारे में बात भी नहीं करते थे। पहले तो सिर्फ एक ही बात होती थी, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ ठीक है, तो उसका मतलब मेंटल तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो आदमी खुश होता है और ये सब चीज़ चलती रहती। लेकिन अब जो जो अवेयरनेस कह लीजिए या फिर साइंस कह लीजिए या फिर और चीज़ों के प्रति हम ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ की भी बात होने लगी है। तो पहला सवाल तो यही आता है कि इमोशनल हेल्थ होती क्या है, इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा बताएं। और एक अच्छी इमोशनल हेल्थ हो उसके लिए क्या क्या किया जाना जरूरी है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये आपने बहुत ही खूबसूरत सा सवाल पूछा है सुनील जी, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और आपने बहुत सही बोला ये कि आजकल पिछले 2 सालों में जब से ये कोविड का सिचुएशन आया और हम सब घरों में बंद हैं, तब हम इमोशनल हेल्थ या मेंटल वेलबींग की बात करते हैं, बट एट द कोर हमारे रूट में ना इमोशंस का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अपने फिजिकल हेल्थ को भी ठीक रख सकें। सो इमोशनल हेल्थ क्या होती है, जैसे विभा जी ने बोला कि अगर हम मनुष्य जीवन में हैं, ह्यूमन लाइफ में हैं, तो हमारे साथ चीजें होंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, और हम उनसे कभी घबराएंगे, कभी डरेंगे, कभी खुश भी होंगे, और ये सारे हमारे इमोशंस होते हैं। बट क्वेश्चन तब होता है जब हम एक स्टेट में बहुत देर तक रह जाएं। अगर हम किसी चीज को लेके दुखी हैं, सो फॉर एग्जाम्पल हमने दोस्तों के साथ प्लान बनाया कि हमें मूवी देखने जाना है, फॉर एनी रीजन वो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हम दुखी होते हैं, पर क्या हम उस एक चीज को लेके अगले 6 महीने दुखी रहते हैं? अगर हाँ, तो मतलब हमें सच में किसी साइकाइट्रिस्ट या कोच के पास जाके खुद को अपनी बातों को रखने का की जरूरत है कि हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है। बट ऐसा होता नहीं है, ये हम बोलते हैं रोजमर्रा की छोटी मोटी बातें हैं, यूं ही निकल जाएंगी।
बट अगर ये रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजें आपको तकलीफ देने लगे या आपके जहन में एक डिफाइंड टाइम से ज्यादा रहने लगे, तो जरूरत है आपको कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान दें। जी जी, बहुत सुंदर सी बात आपने ये कही है कि इन सब चीज बैलेंसिंग की वाली जो बात आई है और चीजें आपने कही हैं, वाकई बड़ी अच्छी सी बातें कही। अब मुझे लगता है अगला सवाल अनघा की तरफ लेना चाहूँगा। अनघा जी, सवाल ये भी आता है कि अक्सर जब हम लोग, जैसे अभी आनंदमयी जी ने कहा, विभा जी ने भी कहा कि इमोशन का होना जरूरी है और किस तरह से वो हमारी लाइफ को शेप देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो उसमें अक्सर कहूँ जब बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है, वो काम का हो, पारिवारिक रिश्तों का हो, जिम्मेदारियों का हो, आकांक्षाओं का हो, अपेक्षाओं का हो, बहुत सारे दबाव हमारी जिंदगी के अंदर होते हैं। तो हमें ये समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें, ये करें कि वो करें। बिल्कुल वो तो कई बार तो ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि चीज़ें पल भर के लिए फिर खत्म भी हो जाएंगी। वो अमीर इमाम साहब फरमाते हैं, कोई खुशी न कोई रंग मुस्तकिल होगा, फना के रंग से हर रंग मुतसिल होगा। तो हमें पता होता है कि चीज़ कुछ देर में खत्म हो जाएगी, कुछ समय के बाद में खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए रहते हैं और अपने आप के ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आने लग जाती हैं। तो सवाल ये आता है कि जो नेगेटिव थॉट्स, सबको जानने के बावजूद भी, आज हमें पता है कि ये सब चीजें होनी है, तो उसके बावजूद भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम पॉजिटिव नहीं रह पाते। तो उन नेगेटिव थॉट्स से हम लोग किस तरह से बचें, कैसे उनसे आगे निकल सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये अनघा जी अपना अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें, अपने म्यूट कर लें जी। पहली बात तो यह है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हम रैशनली थिंक नहीं कर पाते। तो अभी क्या करना चाहिए कि हमें एक 10-15 डीप ब्रेथ ले लेना चाहिए और हर कोई जो नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना चाहिए, ताकि कॉन्शियसली थिंक कि मैं अभी आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, तो यू हैव टू थिंक आई एम पॉजिटिव, आई एम अ पॉजिटिव सोल। एंड दूसरी बात यह है कि हमें हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा फोर्स है जो हर दरवाजा बंद करने के बावजूद भी एक दरवाजा खुला होता है। तो वी हैव टू बिलीव इन दैट हायर फोर्स कॉल्ड गॉड और या भगवान, जो हमें राह दिखाता है कि नहीं, मैं अपने मंजिल के इतने करीब आकर भी आई कैन नॉट फेल। सो दैट सुपर कॉन्फिडेंस यू शुड हैव इन योरसेल्फ कि मैं जीत ही लूंगा, आई कैन विन दिस रेस। जी 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 जी, बहुत सही बात है। यानी कि कहने का मतलब, हमें पहले अगर ऐसी कोई भी घटना हमारे साथ में आ रही है, कोई समस्या हो रही है, तो हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए, हमें शांति धारण करनी चाहिए। उसका आपने एक अच्छा सा तरीका बताया है कि कहीं ना कहीं हमें अपने सांस को उस पर केंद्रित करना चाहिए, उस पर दिमाग लगाना चाहिए। गहरी सांस लेना है, डीप ब्रीथ करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं हम अपनी विचार जो शैली है, विचार क्षमता है, उसको भी एक समय देते हैं कि वो उसके ऊपर दोबारा दोबारा एक पर रीथिंकिंग कर सके। और हो सकता है कि अगर कहीं हम गलत हो रही हों तो वो उसको समझ के अच्छे से नया डिसीजन भी ले सके। और शायद उस दौरान कई बार हम ये निर्णय भी ले जाते हैं कि आज हम जितना अभी जो गुस्सा कर रहे हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि रिश्ता महत्वपूर्ण है, जितना कि ये काम महत्वपूर्ण है, जितना कि ये वक्त महत्वपूर्ण है। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उस डीप ब्रीथिंग के अंदर कहीं ना कहीं एक समय तो जरूर मिलता है, और उस समय का अगर हमको मिल जाता है तो उसके बाद में फिर हम लोग अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है और हम लोग सही दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी सी बात ये आपने। अच्छा, मैं अब अगला सवाल फिर से विभा जी की तरफ लेकर बढ़ना चाहूँ। विभा जी, अक्सर हम लोग जब बात करते हैं मेडिसिन की, जब बात करना शुरू करते हैं, हम लोग दवाइयों की जब बात करते होते हैं, और आजकल तो साइकियाट्री में भी देखते हैं खूब सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, ड्रग्स दी जाती हैं जिनके जरिए आप अपने दर्द का निवारण कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या फिजिकल पेन का भी फर्क पड़ता है हमारी दिमाग के ऊपर भी, और दिमागी पेन का फिजिकल पर भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर सवाल ये निकल के आ रहा है कि अगर हम किसी व्यक्ति को इमोशनली हील करते हैं तो वो कितना सही है और कितना होना जरूरी है। जी विभा जी। पहली तो बात यह है कि लेट्स से कि फिजिकल पेन, अगर कोई एक्सीडेंट या वैसे कोई चीज से हो, हम गिर गए कहीं पे, किसी ने धक्का लगा दिया या हम फिसल गए, दैट्स अ फिजिकल इंजरी, उसके कारण होता है। दैट कैन अफेक्ट द माइंड ऑफ कोर्स, लेकिन 90% ऑफ द टाइम, दिस इज अ रिसर्च्ड इंफॉर्मेशन, 90% ऑफ द टाइम पेन इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। अंदर जो चल रहा है दिमाग में, दिल में, उसका डायरेक्ट
प्रभाव अपने हेल्थ पे होता है। एंड पेन इज अ वेरी बिग इंडिकेटर कि कुछ चेंज होने की जरूरत है, हो रहा है, चाहे वो हेडेक हो, बैकएक हो या कुछ हो, नॉट एज एन एक्सीडेंट, लेकिन बिना कोई कारण अगर हम सोच रहे कि मुझे ये क्यों दर्द हो रहा है, तब हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि ये बॉडी हमारा जो है हमारा दोस्त है। जैसे हमारा, मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे कोई फ्रेंड्स हमें व्हाट्सएप भेजते हैं और हम पढ़ते नहीं हैं, एक बार नहीं पढ़ेंगे, वो शायद 10 बार भेजेंगे क्योंकि वो फ्रेंड है। सो ये दिस इज द सेम थिंग, पेन या कोई अगर हमें कोई चीज टॉलरेट नहीं होती है, वो एक्चुअली अपना शरीर हमें एक व्हाट्सएप या एक मैसेज भेज रहा है, एक अलर्ट कर रहा है कि कुछ है जो हमें जांच, यू हैव टू लुक विद इन, यू हैव टू चेक एंड चेंज समथिंग। तो डज दैट आंसर व्हाट यू आर सेइंग? मैंने थोड़ा इनडायरेक्टली कहा। जी जी बिल्कुल, मैं इसको समझने की कोशिश कर पा रहा हूँ कि जिस तरह से, जैसे कि अभी हम जो दर्द की बात कर रहे हैं या और जो चीज़ों की जो बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हम जिस चीज़ का जैसे समस्या हुई है उसको वैसे निजात दिलाई जाए तो वो ठीक है। जैसे अभी आपने फिजिकल जो पेन की बात की, तो फिजिकल पेन की वजह से मेंटली होता है, लेकिन वो एक हार्मोन सम टाइम के लिए होता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कहीं कि मेंटल पेन की जो बात कर रहे हैं, दिमागी अगर कोई अगर हो गई, हम इमोशनली अगर हम लोग कहीं से हर्ट फील कर रहे हैं, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि हम उस चीज़ से अगर दुरुस्त हैं, उससे अगर स्ट्रांग है, तो जाहिर सी बात है बाहर की चीज़ों से भी आसानी से लड़ सकते हैं। तो उसकी स्थिति के अंदर ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। बहुत सही कहा है। तो मैं अगला सवाल सॉरी, जी कैरी ऑन। जी 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 हाँ, तो मैं अगला सवाल मुझे लगता है आनंदमयी जी से लेना चाहूँगा। आनंदमयी जी, जैसे विभा जी ने अभी जो बात जो शुरू की है, वो आगे आपकी तरफ बढ़ाना चाहूँगा। फिजिकल हेल्थ की जो हम बात कर रहे हैं और इमोशनल हेल्थ की जो बात कर रहे हैं, तो एक ये भी आता है कि फिजिकल हेल्थ को सिर्फ खा पी के दुरुस्त किया जा सकता है ना? और क्या उसके अंदर कोई इमोशंस का भी कोई रोल होता है? कई बार हमें सुनने को मिलता है ना, क्या जलता बहुत है, क्या ऐसा करता है, क्या खाता पीता बहुत तो लगता नहीं है क्या? तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि ऐसा भी कुछ होता है कि इमोशंस अगर सही नहीं हो, सही दिशा में नहीं जा रही हो, तो उसका डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट कोई हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर दिखाई दे रहा हो, या फिर कहीं हम हार्ट अंदर से हार्ट ब्रोकन है तो उसका भी असर हमारे शरीर के ऊपर नजर आ रहा हो। हाँ, एक है कि अस्वस्थता नजर आए, आलस नजर आए, वो एक अलग चीज है, लेकिन वीकनेस कहीं अंदर कोई चीज इंजरी नजर आए, क्या ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल सुनील जी, और जैसा विभा जी ने बोला कि इमोशंस अगर हमारे गड़बड़ हुए और वो हमें सिग्नल भेजते हैं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उन सिग्नल्स को पकड़े। सबसे पहला तरीका होता है, और मैं इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी, कि अगर आपके शरीर में कहीं कोई दर्द हो रहा है, मानिए आपके घुटने में दर्द हो रहा है, जी आप उसे अपने दोस्त की तरह मानिए कि वो घुटना आपका दोस्त है। आप उससे पूछिए शांति में बैठ के कि भाई क्या दिक्कत है तुझे, क्यों दर्द कर रहा है तू इतना। आपको लगेगा कि वो लॉजिकली आपके दिमाग को वो कंसीव नहीं करेगा, आपका दिमाग उस मैसेज को, पर आपका घुटना बता देगा कि उसमें तकलीफ क्यों है। और ये होता इसलिए है कि जब भी हम सोचते हैं, मैं जो साइंस है उसको बहुत सिंपल तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं जो कि एक चाबी की तरह है, और हमारे हर ऑर्गन में, हर बोन, नर्व्स, हर जगह न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ताले की तरह होते हैं। तो जैसे ही वो ताला और वो चाबी आपस में मिलते हैं उस पर्टिकुलर इमोशन के, तो वहां एक सर्किट क्रिएट होता है। अगर वो पॉजिटिव इमोशन है तो वो सेल्स को हेल्दी करेगा, पर अगर वो नेगेटिव इमोशन है जैसे फियर है तो वो किडनी में जाएगा। क्यों? क्योंकि फियर के जो रिसेप्टर्स हैं वो किडनी में है। अगर हमें गुस्सा बहुत आता है तो हमारे लिवर पे इफेक्ट करेगा। अगर हमारे थॉट्स, रिपीटेडली थॉट्स हमारे फिनेंसेस को लेके हैं तो वो हमारे लोअर बैक को इफेक्ट करते हैं। ये कुछ कुछ साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी हमें बताती है कि हम किस तरह के पैटर्न में सोच रहे हैं, हमारा जो सोचने का तरीका है या जो हमारे रिपीटेड थॉट्स हैं वो किस तरीके के हैं। तो हमें इन पे चेक रखने की जरूरत होती है, हमें इस पैटर्न को, इस साइकिल को तोड़ने की जरूरत होती है। और जैसे अनघा जी बोल रही थी कि अगर हमारे को नेगेटिव थॉट आ रहा है, हम ह्यूमंस हैं, हम गाड़ी चलाते गाड़ी पंचर हो गई, मुंह से निकलेगा हे भगवान ये क्या हो गया, बहुत नेचुरल चीज है। पर अगर हम उस वक्त बैठ के सिर पीटे जैसे हम ब्रेकअप के टाइम पीटते हैं तो हमारी गाड़ी तो नहीं चलेगी। तो उसलिए हमारे को टायर चेंज करना पड़ेगा, तो वैसे ही दिल को भी रिपेयर करना पड़ता है, अपने मन को भी रिपेयर करना पड़ता है। और जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब आपको वो हर चीज मिल जाएगी अगर आपके थॉट्स लाइंड अप हो, पॉजिटिव हो, आपके इंटेंशंस प्योर हो। कई बार क्या होता है कि हम
अपने आप के इच्छाओं को, अपने आप के इमोशंस को या अपने आप के एक पार्ट को रिजेक्ट करते रहते हैं कि ये तो मैं हूं ही नहीं। क्या पता आप डायबिटिक हैं पर आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, पर आप अपने उस पार्ट को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि मुझे डायबिटिक है, मैं तो आइसक्रीम नहीं खा सकता। सही बात। और उस रिजेक्शन के चक्कर में आप और ज्यादा इमोशंस पाइल अप करते जा रहे हैं जो आपका शुगर बढ़ा देगा बिना आइसक्रीम खाए। तो वैसे ही हमें इन पैटर्न्स को तोड़ने की जरूरत है और बहुत कोर में जाके समझने की जरूरत है कि ये दर्द आखिर हो रहा है या कोई बीमारी है वो क्यों है। बिकॉज 84% of our physical illnesses happens due to some emotional baggage। एंड जैसे हम हर चीज में वेस्ट की तरफ देखते हैं, ये भी एक रिसर्च है जो CDC अमेरिका से निकली थी कुछ साल पहले, जहां पे इंक्लूडिंग कैंसर, हमारे बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे इमोशनल या ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से हमारे शरीर में रह जाते। बहुत बहुत सुंदर बातें आपने यहाँ पर बताई। कहने का मतलब हम जैसे इमोशंस लेकर आते हैं, जैसी सोच लेकर आते हैं, उसी के अनुसार उन खास अंगों पर भी हमारा जो फर्क पड़ता रहता है। मुझे नहीं लगता है कि इस बात का पहले इस बात कि फियर की वजह से कहीं किडनी अफेक्टेड हो रही है, गुस्से की वजह से आपका लीवर अफेक्टेड हो रहा है, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है तो आपका लोअर बैक पेन वो शुरू हो रहा है। तो और जाहिर सी बात है आजकल तो बहुत ज़्यादा बड़े हुए, लोअर बैक पेन की बात करें, किडनी की बात करें, लीवर की बात करें, तो आपका कहने का मतलब ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो सोच का जो तरीका है, हम चीज़ों को डील कैसे कर रहे हैं, उसकी वजह से हैं। तो मुझे तो रशीद कैसरानी साहब का शेर याद आता है कि दम भरी खुशी बाइस आज़ार भी होगी, इस राह में साया है तो दीवार भी होगी। तो हमको ये बात तो सोच लेनी चाहिए कि सारी गाड़ी जिंदगी भर एकदम से एक सरपट नहीं दौड़ने वाली है। कभी उसमें खड्डे भी होंगे, कभी उबड़ खाबड़ भी होगा, कभी पानी भी होगा, कभी उतार चढ़ाव भी होगा। तो सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। अगर हम बढ़ पाएंगे तब तो सही है, वरना तो कभी हम किडनी फेलियर की बात करेंगे, कभी हम लोग लंग्स के फेलियर की बात करेंगे, कभी हम हार्ट फेलियर की बात करेंगे, कभी बहुत सारे फेलियर्स हैं जो जिस्म के अंदर आज के तो नए नए फेलियर्स हैं, समझ में नहीं आ रहे होते हैं, पहली बार सुनने में मिलता है कि ये कैसे हो गया वाली सी बातें हैं। और शायद वो सारी जीवन शैली की वजह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें एक बार फिर से शांति की तरफ तो लौटना ही चाहिए। अनघा जी की तरफ में दोबारा से पढ़ना चाहूँगा। अनघा जी, यहाँ पर ये जो बातें आ रही हैं, जैसे अभी हमारे समझ में ये बात आई कि इमोशनल हेल्थ होती है वो कहीं कि हमारे फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब हमें लगता है कि हम लोग बिल्कुल गिव अप कर दें और एक लाइफ का डेड एंड आता है, हमें लगता है बस अब तो डेड एंड, अब तो हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कहना बड़ा आसान होता है कि दूसरा आदमी जो कह दे नहीं इसको तो ठीक है, कोई नहीं, ऐसा होता है, ये तो कर लेना चाहिए, इसमें तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं लाइफ में। लेकिन कहते हैं कि जो आदमी मझधार फंसा होता है वो ही जानता है उसका दर्द क्या है और उसका किस तरह से हल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक बतौर आप एक एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ी हुई है, तो हमें ये बताएं कि जब हमें बिल्कुल डेड एंड नजर आ रहा हो कि लाइफ अब तो खत्म हो चुकी है और बिल्कुल अब तो निरस्ता ही जिंदगी का हिस्सा है या फिर समाप्त कर लेना ही बेहतर है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसी क्या चीजें हों जिनके जरिए हम दिल को समझाएं और लोगों को उत्साहित करें और फिर से सकारात्मकता की तरफ लेकर आए। क्योंकि कोरी बातें, फोरी बातें तो सामने वाले को परेशान ही करती हैं और उसे लगता है कि हम उसका कहीं ना कहीं मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तकलीफ को समझ नहीं रहे हैं। डेड एंड तभी होता है जब हम सारे अपने ऑप्शंस खत्म कर लेते हैं, लेकिन विजडम तब होता है जब हमें ये रियलाइज होता है कि हमारे साथ जो ऑप्शंस है उससे भी बढ़कर ऑप्शन जिंदगी में हो सकते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दोज ऑप्शंस दैट यू हैव नॉट कंसिडर्ड टिल नाउ। तो पहली बात तो यह है जब आदमी डिप्रेस हो जाता है एंड ही फील्स लाइक ही हैज ट्राइड एवरीथिंग इन हिज लाइफ एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट, चलो सुसाइड ही कर लेते हैं, बट फिर भी उसके दिमाग में वो आवाज होती है दैट टेल्स हिम कि ये डेड एंड नहीं है, तुम जी सकते हो, तुम जीना चाहते हो। वो आवाज जरूर उसके दिमाग में गूंजती रहती है जो वो सुनता नहीं है। तो मेरा एडवाइस यही होगा कि अगर आप 10 में से 10 ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं तो 100 में से 90 ऑप्शंस अभी भी बाकी हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी 100 टाइम्स ट्राई किया था बल्ब जलाने में, लेकिन वो 100 बार ही सक्सेसफुल हुआ है। तो हमारा लैक ऑफ एक्सप्लोरेशन को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और वी हैव टू सी दोज ओपन दोज डोर्स दैट वी हैव नॉट ओपन टिल नाउ। दूसरा सवाल क्या था सुनील जी? बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था कि ऐसी स्थिति हो तो उससे हम लोग किस तरह से अपने आप को बाहर निकाल कर लेकर आए, इसी बात पे ही फोकस था।
एक तरफा ये है कि वी हैव टू कंप्लीटली सरेंडर टू द हायर फोर्स दैट इज कंट्रोलिंग अस. द पर्पस ऑफ लाइफ इज विजडम एंड टू ग्रो इन दैट विजडम. तो यही है कि चलो लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ, इस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा और इस सीख से मैं अगला वाला इंसिडेंट को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ. तो दैट लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड दैट लर्निंग ओनली टेक्स यू अहेड इन लाइफ. तो complete surrender to the higher power, to God, will only give you a positive direction in life. and जब आप completely surrender करते हो तो आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद निकल ही जाता है. बहुत सही बात. जॉर्ज साहब का मुझे शेर आपने बिल्कुल अच्छे से याद दिला दिया, और अक्सर वो पढ़ा जाता है ऐसी बातों के अंदर. अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे. तो जाहिर सी बात है कि हमें ये तो सोचना ही पड़ेगा कि ऐसे नहीं है कि जिंदगी में जो चीज़ अभी हमारे हाथ से छिन गई है वो शायद इसलिए छिनी है कि इससे बड़ी चीज़ हमारी ज़िंदगी में कुछ आने वाली है. तो उस चीज़ को डेड एंड ना समझो. अनघा जी ने जिस तरह से बहुत सुंदर विवेचना यहाँ पर की है, जो विवरण जो यहाँ प्रस्तुत किया है, कि हमें ये मानना होगा कि लाइफ में लर्निंग्स हैं ये, जो कभी हमें मुश्किलों में लेकर आती हैं, कभी हमें खुशियों की तरफ लेकर जाती हैं. ये हमें बार बार आजमाती हैं कि हमें ज़िंदगी में कितना बड़ा मकाम मिलना चाहिए, कितनी अधिक खुशियाँ मिलनी चाहिए, और कितना यश कहीं, कीर्ति कहीं, और जो चीज़ें हम चाह रहे हैं वो हमें मिलनी चाहिए. और अक्सर हाथ से इसलिए छीना जाता है कुछ कि उससे भी बड़ी चीज़ आपके लिए खड़ी इंतजार करती रहती है. अक्सर हमें दर्द में डूब के, तकलीफ में डूब के उस बड़ी चीज़ को भूल जाते हैं, और इसमें वो वक्त गुजर जाता है. और फिर ज़िंदगी तो आप समझते हैं कि सबसे बड़ा गम यही है कि वक्त के लिए ही वक्त हमारे पास नहीं बचता है. बहुत खूब अनघा जी, आपने यहाँ पर जुड़ा, उसके बहुत बहुत आभार और अभिनंदन मैं आपको करना चाहूँगा. अब मैं एक बार फिर से आनंदमयी जी की तरफ बढ़ना चाहूँगा. आनंदमयी जी, सवाल बहुत सारे आने लग गए हैं. कुछ सवाल तो मुझे लग रहा है कि पूछ लूँ तो ही सही रहेगा, वरना फिर हमारे दर्शक हमें कहेंगे कि ये तो हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी. तो शोभा कुमारी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, वो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप आनंदमयी जी हैं तो ये सवाल आपसे ही लिया जाना ज़्यादा ठीक रहता है. कहते हैं, हाउ कैन वी रिमेन इन पीस इनसाइड. तो जीवन में अक्सर हम लोग भागते दौड़ते रहते हैं और अंदर का सुकून है वो खो देते हैं. तो ये जानना चाहते हैं जैसे कि हम अपने अंदर, जीवन के अंदर पीस किस तरह से लेके आए. और अक्सर ये भी आता है कि आर एवरी थॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट टू, सो हाउ कैन वी कंट्रोल आर थॉट. बहुत सुंदर. शोभा जी, इस ईमानदारी के लिए मैं प्रणाम करता हूँ कि आप मानती हैं इस बात को कि थॉट्स अगर वो नेगेटिव हो तो कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे तक ही नहीं, हमारे आसपास के वातावरण, और वही वातावरण जिसे मनुष्य कहते हैं, जीव कहते हैं, वो चीज़ें जो हमें लगती हैं कि ये चल नहीं सकती, ये निर्जीव है, उनके ऊपर वो चीज़ों का फर्क तो पड़ता ही है. तो आनंदमयी जी, अब ये आनंद की बरसात अब आप कीजिए कि किस तरह जीवन में पीस लेके आया जाए और कैसे एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी ना लेके आए, सकारात्मकता का संचार करें. बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने शोभा जी. सबसे पहली चीज की इनर पीस आपके लिए क्या है वो आप अपना इंडिविजुअली डिफाइन करते हैं. जो मेरे लिए इनर पीस है वो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी हो. सबसे पहली चीज तो ये समझना है. इसलिए हमें किसी को फॉलो नहीं करना है, हमें अपना इनर पीस ढूंढना है. कई लोग हैं जिन्हें मेडिटेशन में बैठ के वो पीस मिलता है. मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि सिर्फ 15 मिनट निकालो अपने पूरे 24 घंटे में से और सिर्फ अपने साथ बैठो. और जैसे कि हम डीप ब्रीदिंग की बात कर रहे थे और मेरे योगा टीचर ने बहुत अच्छे से हमें समझाया था, बहुत फनी तरीके से, कि कछुए को कभी देखा है जल्दी मरते हुए? कुत्ता जल्दी मर जाता है क्योंकि वो सांसें तेज लेता है. तो बहुत बड़ी बात. डीप ब्रीदिंग करें सिर्फ उसी 15 मिनट के लिए, और आप देखोगे कि धीरे धीरे वो डीप ब्रीदिंग और वो 15 मिनट कब 30 मिनट कब 45 मिनट्स में चेंज हो गए. और आप धीरे धीरे उस ब्रीदिंग की वजह से, बिकॉज जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, इसकी साइंस है कि हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, जो हम मूवीज में भी देखते हैं, ऑल इज वेल. तो अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के और काउंट ऑफ 4 में ब्रीदिंग कीजिए और काउंट ऑफ 6 में उसे बाहर छोड़िए. बहुत सिंपल सा तरीका है. और जब आप ये करेंगे तो कुछ दिनों में आपके अंदर से वो पॉजिटिव ऊर्जा खुद रेडिएट होनी शुरू हो जाएगी. ये बहुत सिंपल तरीका है. ऐसे बहुत सारे और तरीके हैं. लोगों को वॉक करना पसंद है, कुछ लोगों को म्यूजिक सुन के पॉजिटिविटी मिलती है. पर अब ऐसा भी लोग बोलते हैं हम तो गजल सुन के दुखी हो जाते हैं. तो भाई गजल मत सुनो ना, कोई वो सॉन्ग सुनो जो तुम्हें खुशी देती हो. तो सही वैसे बात. गाने सुनो, क्योंकि हर जगह हर चीज के दो पहलू हैं. हर चीज एक सिक्के, अगर हम सिक्के की तरह देखें तो हर सिक्के का दो पहलू होता है. हर जगह की, कोई बोलेगा मैं वॉक करता हूँ मेरे पैरों में दर्द होता है, तो भाई तुम अपना वो ढूंढो जिसमें तुम्हें तकलीफ ना हो,
खुशी मिले और शांति मिले। आंख बंद करके भेड़ चाल में शांति ढूंढने निकलोगे, कभी नहीं मिलेगी। वाकई बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है कि खुशी के मायने भी पहचानने होंगे कि हर आदमी के लिए, हर जीव के लिए, हर चीज के लिए एक ही खुशी सबके लिए नहीं होती है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग खुशी के मायने होते हैं। तो पहले वो खुशी के मायने ढूंढने होंगे। और मुझे लगता है उसमें एक बात मैं अपनी तरफ से भी हमें जोड़ना चाहूंगा कि खुशी के मायने ढूंढते वक्त हमें इस बात का ख्याल जरूर रखना होगा कि वो खुशी जो हमें हमारी खुशी लगती है वो किसी दूसरे के दुख का कारण कभी नहीं बननी चाहिए। वो खुशी ऐसी हो जिसमें कि आप तक ही सीमित हो, आपको खुशी दे लेकिन दूसरों को तकलीफ ना दे। अगर कोई खुशी अगर आप तक तो है लेकिन दूसरों को तकलीफ दे रही है तो खुशी नहीं है, वो प्रताड़ना है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक मानसिक विकार का एक इंडिकेशन देती है। तो खुशी हो लेकिन ऐसी जो आपको अंतर्मन से खुश करे। अंतर्मन की खुशी कभी किसी को पीड़ा नहीं दे सकती, क्योंकि हमेशा खुशियां अंदर से प्रेरित होती हैं। जिसके अंदर से जो चीज़ है वो बाहर भी वैसे ही विस्फोटित करता है, वैसे ही बांटता है। तो अंदर खुशी लेकर आइए तो बाहर भी खुशी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंदमय जी। एक सवाल और आया है और मुझे लगता है मैं विभा जी से लेना चाहूँगा। विभा जी, बहुत अच्छा सवाल आया है, बहुत ईमानदार सवाल में से कहना चाहूँगा। श्री नंदन साहब है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। ये इनका कहना है कि आई एम इन पेन लास्ट नाइट बिकॉज ऑफ माई फैमिली इशूज एंड फाइट्स। सो टू बी ऑनेस्ट आई वॉज ब्लेमिंग फॉर माई एमलेस लाइफ। काइंडली टेल मी व्हाट टू डू। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन। बहुत सुंदर। सबसे पहले श्री नंदन जी मैं आपका आभार और अभिनंदन करना चाहूँगा। अक्सर आदमियों में ये होता है कि वो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना चाहते हैं कि मेरी गलती की वजह, मेरे दर्द की वजह, मेरी तकलीफ की वजह वो फला व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है। आपके अंदर इतनी तो उदारता है कि आप अपनी गलतियों के लिए, कहीं अपनी समस्याओं के लिए लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उनका एक निदान चाहते हैं। तो ये आपके उच्च मानव होने का इशारा है। मैं प्रणाम करता हूँ आपको और आपका आभार और अभिनंदन कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सवाल जो पूछ रहे हैं विभा जी, ऐसे सुंदर सवाल का एक सुंदर सा जवाब तो आपसे ही बनता है। बताइए क्या कहना चाहेंगी कि अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें? आई एग्री विथ सुनील जी। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लॉट ऑफ अप्रिसिएशन कि आप कॉन्शियस हैं कि आप अपना जो भी फीलिंग है आप किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहते हैं, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ब्लेम एक बहुत नेगेटिव इमोशन है और उसके इफेक्ट्स बहुत सालों तक, शायद कभी पूरी जिंदगी तक हम वो बोझ उठा के चलते हैं। सो नॉट टू ब्लेम एनीवन एल्स, लेकिन ये भी आप ध्यान में रखें कि आप खुद को ना ब्लेम करें। जब आनंदमयी जी बात कर रही थी और आप बात कर रहे थे, देयर वाज समथिंग मैं बोलना चाहती थी लेकिन मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे मौका मिले। जी जी जी, अब आपका मौका है। जब बहुत बार हाँ, हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें कोई इमोशन कंट्रोल करना है। दैट इज ऑफन हम जो कहते हैं ये कैसे कंट्रोल करें, वो कैसे कंट्रोल करें। मुझे लगता है कि कंट्रोल एक बहुत गलत या डेंजरस कह सकते हैं कि वो एक कॉन्सेप्ट बहुत डेंजरस है। कोई चीज जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स। जहां पे हम फोर्स लगाते हैं वहां पे अपनापन नहीं हो सकता है। अपनापन जहां हो वहां पे हम एम्ब्रेस कर सकते हैं, लाइक यू से अपना। तो जो हम नेगेटिव अगर फील कर रहे हैं, शायद मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल कि नहीं मुझे उसके ऊपर गुस्सा आना नहीं चाहिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, हमें ये सोचना चाहिए पहले, यस मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, फिर सोचिए क्यों गुस्सा आ रहा है। व्हेन यू फर्स्ट एक्सेप्ट समथिंग या आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, तब अपने आप एक थोड़ी शांति आ जाती है। वो रिएक्शन से रिस्पॉन्स बन जाता है। जब रिस्पॉन्स बनेगा तब हम मतलब बिना सोचे हम कुछ एक्शन नहीं करेंगे। वी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल स्टार्ट थिंकिंग, वी विल ट्राई टू कम्युनिकेट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेरी हिसाब से कि हम सोचें कि मुझे थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है, मुझे ये इमोशन को कंट्रोल नहीं करना है, रादर मुझे उसको मैनेज करना है। सो बी वेरी कॉन्शियस दैट यू वांट टू मैनेज योर लाइफ एंड नॉट कंट्रोल योर लाइफ, क्योंकि कंट्रोल के साथ कुछ नहीं होने वाला है, रियली वेरी ऑनेस्टली। और ये मौका मैं यूज करना चाहती हूँ एक और मैसेज देने के लिए कि हमारी फिल्में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत गलत टेंडेंसी दिखाती है। हार्ट ब्रेक हुआ, दारू पी लिया, ये हो गया, घर से भाग गए, किसी ने हमें ना बोला तो मतलब लाइफ हैज एंडेड, सुसाइड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। व्हाट नॉनसेंस। आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत बहुत ही गलत एग्जाम्पल्स हमारी फिल्म इंडस्ट्री दे रही है।
अगर हार्ट ब्रेक हो रहा है, हाउ कैन यू फाइंड अ वे टू बी हेल्दी? वो एक शख्स के लिए क्या हम अपनी जिंदगी गंवाएंगे? वो एक शख्स के ओपिनियन के लिए पूरे अर्थ में जितने भी लोग हैं, क्या उनके ओपिनियन वैल्यूएबल नहीं है? क्या उसके कारण मैं मेरी जिंदगी दारू में डाल दूंगी? ये एक बहुत फेमस मूवी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें 4-5 बहुत फेमस स्टार्स थे। पूरी मूवी में हर एक ओकेजन पे दारू, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, चाहे वो सेलिब्रेशन हो, दारू। ये दारू से दिमाग करप्ट हो जाएगा भैया। हमें अपनी जिंदगी संवारनी है, अपने अगर कोई कंट्रोल लाना है तो अपने लाइफ में कंट्रोल लाना है, अपनी लाइफ को मैनेज करना है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्ब्रेस व्हाट यू फील, नकार नहीं करना है कोई चीज का। और बहुत बार जैसे अगर हमें कोई कुकिंग में हेल्प चाहिए, हम क्या कोई हॉबी क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं? किसी का हेल्प नहीं लेते हैं? मम्मी का, सासू माँ का, आंटी जी का, किसी और का, कि भाई इसको कैसे बनाते हैं, हेल्प मी। हमें जिम जाना है, हमें तकलीफ होती है, आई डोंट नो हाउ टू ट्रेन, पर्सनल ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है, हम उसके पास जाते हैं। बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन इमोशनल गड़बड़ होती है, व्हाई डोंट वी टेक हेल्प? कोचेस हैं, मेंटर्स हैं, थेरेपिस्ट्स हैं, हीलर्स हैं, फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं। आस्क पीपल, रीच आउट। और एक चीज हमने हमारे कॉन्वर्सेशन में, मुझे नॉट एक गैप लेकिन एक ओवरलैप हुआ है। हम जैसे हमने शुरुआत की फिजिकल हेल्थ के साथ, और फिर हम डायरेक्टली इमोशनल वेलबींग के ऊपर गए, लेकिन हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इमोशंस और माइंड का गैप, वो ब्रिज क्या है? जब हमें इमोशंस नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं या कोई इवेंट से हम नेगेटिव इमोशन लेते हैं, नेगेटिव महसूस करते हैं, what happens is that time we have formed a belief system. अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक पार्टी में गए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे फ्रेंड ने रिलैक्स्ड वे में किसी और के सामने हमें थोड़ा बोल दिया, एंड आई फील इंसल्टेड, शायद वो बिलीफ सिस्टम तब फॉर्म हो जाता है कि आई एम नॉट वर्थ being in front of people, या I am not good enough to be in between people. वो बिलीफ सिस्टम बहुत सटली, उसका मतलब वो बीच जा चुका है, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स डैमेज इन लाइफ। तो अगर किसी को, जैसे अभी रिलेशनशिप के लिए जो क्वेश्चंस आए थे, मैं 15 मिनट पहले भी क्वेश्चंस पढ़ रही थी, प्लीज लुक एट योर बिलीफ सिस्टम्स। आपने क्या बिलीफ सिस्टम्स फॉर्म किए हैं? Am I not worth it? Am I not good looking? I am fat, I am thin, I am not successful, I am failure. मेरी तो कोई सुनता नहीं है। ये सब बिलीफ सिस्टम्स का बोझ हम उठा के चलते हैं। Now those belief systems have to change. और अगर उसके लिए आपको हेल्प की जरूरत है, and believe me, if you take help of a therapist, of a coach, I'm telling you, life becomes easy. वो जो आप पूरी जिंदगी आप बोझ उठाएंगे, एंड यू डोंट नो व्हाई एम आई सफरिंग, मेरी हेल्थ बिगड़ रही है, मेरे ये हो रहा है, वो है। टेक हेल्प, प्लीज टेक हेल्प, गेट रिड ऑफ दैट बर्डन। ये मैं एक बीच में बोलना चाहती हूँ, मैंने उनको डायरेक्टली आंसर नहीं किया है, लेकिन ये एक मैसेज है जो सबके लिए है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे लग रहा है तेजस्विनी जी हमारे साथ दर्शक जुड़ी हुई हैं, वो आपका आभार भी कर रही हैं कि बहुत सुंदर व्याख्या आपने की है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और बाकी आपने बड़ी बात कही कि हम बिलीफ सिस्टम कैसे बना रहे हैं, हम विश्वास किस तरह से कर रहे हैं खुद पर, चीज़ों पर, और जो घटनाएं हम पर घट रही हैं। किसी ने हमें बुरा कह दिया, हम बुरे हो गए, किसी ने अगर हमें अच्छा कह दिया, हम अच्छे हो गए। तो हम खुद क्या हैं? क्या हम खुद को पहचान नहीं रहे हैं? क्या हम दूसरों के हाथ के कोई घोड़े हैं, या फिर जो हमारी नकेल खींचता है, हम दौड़ते हैं, वो ढीली छोड़ देता है, हम रुक जाते हैं? तो हमने अपनी जिंदगी दूसरों के हाथों में क्यों सौंप रखी है? क्या हमें जिंदगी हमारी खुद के लिए नहीं दी गई है, या दूसरों की नौकरी करने के लिए दी गई? ये बात हमें सोचनी बेहद ज़रूरी है। हमें इस बात का मुआयना करना बेहद ज़रूरी है कि हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारे विश्वास के आधार क्या हैं। और वो आधार अच्छे नहीं होंगे, अगर वो उन्नत नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे भी नहीं होते।
पेड़ वही अच्छा लगता है जिसको सिंचा अच्छे ढंग से जाता है। अगर आपके उस पेड़ की पौधे की जड़ों में अच्छी खाद नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, तो पेड़ चाहे कितना बड़ा क्यों हो जाए वो अच्छे फल नहीं दे सकता। अच्छे फल के लिए जरूरी है वो बिलीफ सिस्टम की खाद और बिलीफ सिस्टम का पानी, जिसके जरिए कि वो सींचा जाता है। तो दर्शकों, ये बात विभा जी ने हमें कही है कि हमें अपने आप को बहुत अच्छे तरह तैयार करना होगा, तो दूसरों के हाथों में नहीं सौंपना है। हमें हमारे मस्तिष्क को खुद नियंत्रित करना होगा कि अगर जो चीज़ें हमें कही जा रही हैं क्या वो हमारे पे सटीक बैठती हैं या नहीं है। हो सकता है जो हमें खुद बुरा कह रहे हों वो खुद किसी मानसिक दौर से गुजर रहे, किसी मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हों, तो उन्हें हर तरफ बुरा ही बुरा लग रहा हो। तो हमें हर चीज़ को इस तरह से नहीं लेना है, जजमेंटल नहीं होना है कि सामने वाले ने कुछ कह दिया तो बस वही है, अब हमें या तो उसको मानना है या नहीं मानना है, या तो हम लड़ाई करेंगे या उसको पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे। हमें इस बात को लेकर अवेयर होना बेहद ज़रूरी है कि हम वाकई हैं क्या। अगर हम हैं क्या कि सवाल का जवाब हम ढूंढ लेंगे तो हमें कहाँ जाना है ये भी हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। बहुत बहुत विभा जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने इतनी सार्थक सी व्याख्या की, बहुत बहुत धन्यवाद है। अनघा जी, एक सवाल हमारे साथ में कोलकाता बनर्जी इन्होंने नाम लिखा हुआ है, इनका जो लेना चाहूँगा आपके साथ में। ये कह रहे हैं कि आई एम, जो भी मेल या फीमेल, आई एम वन टॉक्सिक मदर सिंस माई चाइल्डहुड, शी यूजेस टू अब्यूज for silly things and this made me attract similar people in my relationship. I made done with thinking of happiness, all I want is peace. जाहिर सी बात है कई बार ऐसा होता है जब माँ बाप कहें, आप ये भी नहीं पता है कि स्टेप मदर है या खुद जो रियल मदर है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में इस तरह की बातें हैं कि मदर के साथ में कंफर्टेबल नहीं है। वो छोटी छोटी बातों पे ये शायद नहीं समझ पाई या वो उन्हें समझा नहीं पाई वाला सब मामला तो है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि इनके रिश्तों में कुछ ठीक नहीं है और अब ये एक नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश कर रही है, दिमाग से बड़ा अनसेफ महसूस कर रही है और पीस नहीं है। तो बताइए ऐसी स्थिति में इन्हें क्या करना चाहिए जो कि इन्हें पीस मिल सके? पहली बात तो ये है कि क्योंकि वो माँ है हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि शी इज लाइक दैट, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो देयर शुड नॉट बी एनी रेजिस्टेंस टू एक्सेप्टेंस, देयर शुड बी ओनली एंड ओनली एक्सेप्टेंस। दूसरी बात तो ये है, now her behavior is affecting my mental health, it is affecting my peace। तो एक तरीके से बोला जाए तो हैप्पीनेस इज वन एक्सट्रीम, डिप्रेशन इज अनदर एक्सट्रीम, बीच में होता है न्यूट्रलिटी जो होता है पीस। पीस तो एक पेंडुलम की तरह होता है, एक तरफा हैप्पीनेस एक तरफा डिप्रेशन और बीच में न्यूट्रल। तो हमें ये सोचना चाहिए कि व्हाट शुड आई डू टू अचीव दैट न्यूट्रल स्टेट इन माय लाइफ विच इज पीस ऑफ माइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ एंड फिर सोचना चाहिए कि मुझे क्या करने में खुशी मिलती है, क्या नहीं करने में गम मिलता है और क्या करने में पीस ऑफ माइंड मिलता है। जैसे कि मुझे आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, सो जब मैं म्यूजिक सुनती हूँ तब मेरा दिमाग तेज दौड़ता है और तब मुझे खुशी मिलती है। और दूसरी बात यह है आई लाइक राइटिंग, जब मैं खुद का थॉट्स लिखती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, जब मैं स्विमिंग करती हूँ तो खुशी मिलती है। तो जस्ट इट इज वेरी सिंपल, जस्ट डू द थिंग्स दैट यू लाइक, स्पेंड मोर टाइम विथ योर सेल्फ। दिन में एटलीस्ट एक 15 मिनट्स या आधा घंटा खुद के साथ बिताओ, खुद को इम्पोर्टेंस दो। Far away from a toxic mom, far away from a toxic boyfriend, far away from a toxic friend। तो खुद के साथ टाइम बिताओ और खुद से पूछो कि खुद को क्या करने में खुशी मिलती है और वही चीज करो, दैट विल गिव यू एक्सट्रीम पीस ऑफ माइंड बिकॉज यू आर इम्पोर्टेंट फॉर योरसेल्फ इन दिस लाइफ एंड नॉट एनीबडी एल्स। बहुत सुंदर, यानी कि हमें सोचना पड़ेगा। एक तो जैसे आपने बड़ी अच्छी सी बात की, कुछ जीवन में चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते, जिन्हें हम नदारत नहीं कर सकते, हमें उन्हीं के साथ में जीना है। जब चीजें उसी तरह से आती हैं तो हमें उसको कंफर्टेबल करना पड़ता है। जैसे कोरोना हमारी जिंदगी के अंदर आया तो हमें वो 2 गज जरूरी हुए, मास्क भी लगाना भी जरूरी हुआ और बहुत सारी बातें हमें प्रिकॉशन ली। तो कुछ उसी तरह की बातें रिलेशंस में कई बार कोरोना वाला सा मामला बैठ जाता है, तो लेकिन हमें रहना उन्हीं के साथ में है। तो हमें जो चीज़ें कितनी गैप रखना है, कितनी सुरक्षा करनी है, रखनी है अपने आप की, उन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर ऐसी समस्याएं नहीं आई होंगी। और सबसे बड़ी बात जो आप सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, एक सुर में एक बात कह रहे हैं कि हमें अपनी एम ऑफ लाइफ जानना ज़रूरी है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या हमें ज़िंदगी सिर्फ इसी रिश्ते से निपटने के लिए मिली थी या कुछ बड़ा करने के लिए मिली थी। अगर हम ये समझते हैं कि हमें ज़िंदगी कुछ बड़ा करने के लिए मिली है तो छोटी छोटी बातों को आप जितना नज़रअंदाज करेंगे उतना ही बेहतर रहेंगे। अगर आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। विभा जी, अभी आपकी जो बात चल रही थी उसको लेकर फरहान खान साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। कह रहे हैं टू शो व्हाट टू डू इफ आवर बिलीफ सिस्टम इज रिलेटेड टू मनी।
If we have money in life, then we have a good belief system, and if I have no money, then my belief system is nothing. So what to do? क्या कहना चाहेंगे? जाहिर आप कह रहे थे कि बिलीफ सिस्टम सारी चीजें बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा बिलीफ सिस्टम तो पैसे से जुड़ा रहता है कि पैसा है तो सब ठीक है, पैसा नहीं है तो नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपके पास ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ था व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी टू बी अ कोच। मेरा एक असाइनमेंट था क्योंकि यू नो लाइक बाहर जाके लोगों के साथ बात करना। तो मैं बैंगलोर गई थी, तब मैं एक मॉल में गई थी और अनजाने लोगों को मैंने अप्रोच किया, स्टॉप किया और कुछ प्रश्न पूछा। मेरे लिए बहुत मुश्किल था अनजाने लोगों के साथ ऐसे ही जाके कुछ बात करना। तो मैं एक शॉप में गई थी, एक मॉल में, और मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हों लेकिन आपके हेल्थ अच्छी नहीं है, आप सॉरी माय हिंदी गड़बड़ हो जाती है, इफ योर हेल्थ इज नॉट गुड विल यू बी हैप्पी? तो 3 वहाँ काम करने वाले थे, ये लोग शोरूम में जो दिखाते हैं ना, शोरूम रिप्रेजेंटेटिव ये थे। तो वो हेजिटेंट थे, यस यस यस। आई सेड बट यू नो लाइक यू हैव लॉट ऑफ मनी, but you can buy many things, all of that, लेकिन you're constantly with back pain, you have lot of stomach pain, you have some very bad illness, critical illness, you'll be happy? I said no. I said okay, very good health and a lot of money, लेकिन you have घर जाओ और रोज झगड़े, will you be happy? No. So what do you want? The answer was, if I have good relationships, अगर मेरा हार्ट दिल खुश है, then everything else is bearable and better. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिना पैसे जी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास कुछ ना हो फिनेंशियली लेकिन रिलेशनशिप्स बहुत हो एंड दैट इज द बेस्ट थिंग, ये भी मैं नहीं कह रही हूँ। आज के ज़माने में पैसे की ज़रूरत है, यू नीड मनी फॉर एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह है, बट इट हैज़ टू बी अ बैलेंस। और जहाँ तक बिलीफ सिस्टम, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के your happiness is not causing the belief system, sorry, your belief system is responsible, is influencing your happiness, लेकिन your happiness can also influence it back. जहाँ तक belief system about money है, अगर हम सोचते हैं कि मैं कुछ भी करूँ मैं फेलियर ही रहूँगा, this really seriously needs not a counseling but it needs therapy, क्योंकि you have to go back to the root. ये बिलीफ सिस्टम कब, when did it take birth, what was the incident that happened, you have to go to the roots. और वहाँ पे वो थेरेपी सेशंस के थ्रू अलग अलग थेरेपी सेशन, अलग अलग थेरेपी पॉसिबिलिटीज है। जब हम वो रूट तक पहुंचेंगे हम जानेंगे कि वो क्या है, एंड यू कैन चेंज योर बिलीफ सिस्टम्स देयर, देन यू कैन अट्रैक्ट मोर मनी। लेकिन इफ यू, इट्स लाइक सेइंग कि अगर हम इफ यू कीप बिलीविंग कि मैं कुछ भी करूंगा मैं तो फेलियर रहूंगा, कुछ भी करूंगा मैं फेलियर रहूंगा, लेकिन आप बड़बड़ाते जा रहे हैं कि आई लव मनी, मनी इज कमिंग टू मी, आई लव मनी, मनी इज कमिंग टू मी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। क्योंकि वो जड़ अभी है, वो जड़ को उखाड़ना है। जब वो जड़ को उखाड़ेंगे तब हम जो नए पौधे डालेंगे, नए सीड्स डालेंगे, वो ग्रो कर पाएंगे। हम गार्डन में भी पहले वो सब कचरा पट्टी, वो जो बोलते हैं ना जंगली पौधे और वगैरह, हाँ, बिल्कुल, वो पहले निकालते हैं ताकि पौधे फल फूल सके। इट कैन नॉट बी टुगेदर। जी जी जी, बहुत सुंदर बात है। जब तक नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिंदगी में जब तक हमें अपने गोल को, एम को और आधार को समझना बेहद जरूरी है। और एक बड़ी सुंदर सी बात जो आपने कही, जिंदगी में भी जैसे जमीन पे खरपतवार होती है वैसे जिंदगी में खरपतवार होती है, वीड होती है जो कि हमारी अच्छी चीज़ों को खा जाती है। तो अच्छी चीज़ों को डिरूट करना बेहद जरूरी। उनका अप्रूव जब तक हम लोग नहीं करेंगे, अच्छी चीज़ों की नींव नहीं डाल पाएंगे। और एक बड़ी उम्दा बात आपने कही कि मानते हैं कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि रिलेशंस भी होनी चाहिए। नहीं होंगे तो आप वो खुशियाँ कहीं बांटेंगे किसके साथ में? क्योंकि हम जो भी ज़िंदगी में करते हैं लोगों के साथ बांटने के लिए तो करते हैं। अगर हम अकेले रहते तो कौन इतना दौड़ता, कौन इतना भागता, कौन इतनी मेहनत करता, किसके पास इतना वक्त था? लेकिन हम जिंदगी में इसलिए ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हम अच्छा कर पाए ना। हमारे अपने जिन्हें हम अपना कहते हैं या जिनको हम अपने बारे में बताना चाहते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल सेट कर पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रिश्ते होने बहुत ज़रूरी हैं।
और रिश्तों को अगर अच्छी नमी देंगे, अच्छे उनको बना के रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सारी बातें बढ़ जाएंगी। पैसों को ध्यान में रखिए, लेकिन क्यों पैसा कमा रहे हैं ये भी ध्यान में रखिए। कार्यक्रम के समापन का समय हो चुका है, तो आनंदमयी जी, मैं आपके जरिए इस कार्यक्रम को सुंदर से जो समापन देना चाहूँगा। तो एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अगर इस मसले पर कुछ और कहना चाहें तो वो, और कुछ टिप्स हों तो वो भी हमें दीजिए कि किस तरह से लोग अपने ज़िंदगी में अगर ऐसे तनाव आ रहे हैं तो उनसे कैसे निजात पा सकते हैं और कैसे अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। जी सुनील जी, जैसा विभा मैम बता रही थी, मैं उसी के कंटिन्यूएशन में बोलना चाहूंगी कि जिनका वो सवाल था कि पैसा है तो मैं खुश हूं और पैसा नहीं है तो मैं दुखी हूं, ये उनकी सोच अभी नहीं बनी होगी। साइंस और रिसर्च ये कहता है कि जब वो 6 साल की उम्र में थे या उसके पहले थे, तब उनकी ये सोच बनी होगी। अब जो इंस्टेंसेस होते हैं उन्हें हम ट्रिगर्स कहते हैं। हमारे सारे बिलीफ सिस्टम्स प्री 6 बनते हैं, चाहे वो माँ के गर्भ में बने या जन्म से लेके, मतलब पैदा होते से लेके 6 साल की उम्र तक बने। तो सबसे पहली बात मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपका बचपन कैसा गुजरा है, आपके बचपन में किस तरह की चीजें हो रही थी कि आपने मन में ये भाव बना लिया कि अगर पैसा है तो पैसा खुशियां ला सकता है, पैसा नहीं है तो खुशियां नहीं होंगी। उस रूट कॉज पे काम करने की जरूरत है। नहीं तो जैसे मैम कह रही थी कि हम अगर वीड आउट नहीं करेंगे खरपतवार को, तो हम वहां पे सुंदर गार्डन नहीं बना सकते नहीं हैं। बना सकते हैं। तो सबसे पहले उनको वीड आउट करने की जरूरत है, उस रूट कॉज, उस रूट थॉट में कि वो बचपन में ऐसा क्या हुआ था। या हमने कई बार, हम जिस थेरेपी से मैं जुड़ी हुई हूँ वहां पे हम पास्ट लाइफ को भी इसमें कंसिडरेशन में लाते हैं कि कई बार हमारे पास्ट लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स या थॉट्स हैं जो हमारे इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इस वजह से हमारे कुछ थॉट्स बन जाते हैं, बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और बाकी हमारे जीवन की घटनाएं जो हैं उनको ट्रिगर करती रहती हैं, और हमारी पूरी जिंदगी उस तरह से शेप होती है। और रही बात टिप्स की, सबसे पहली बात, सेल्फ लव और सेल्फिश होने में बहुत थिन लाइन होता है। तो जैसा आप कह रहे थे सुनील जी कि हम अपनी खुशियां ढूंढें, दूसरों को तकलीफ ना दें, इसे सेल्फ लव कहते हैं। पर अगर हमारी खुशियां दूसरों को तकलीफ देने लग जाएं तो वो सेल्फिशनेस हो जाती है। तो हमें उस एक फाइन लकीर को ढूंढना है अपने जीवन में, और बाउंड्रीज बनानी है। जैसे अनका जी भी कह रही थी कि कुछ चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो उस केसेस में हम अपनी बाउंड्री बना लें कि ठीक है, ये मेरा थ्रेशोल्ड है, इससे ज्यादा किसी की बात या किसी की प्रॉब्लमेटिक चीजें, नेगेटिविटी हम अपने अंदर नहीं लाएंगे। हम अच्छे दोस्त हैं, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सुनेंगे, पर अब तुम रोज आओगे और हमारे को रोज कहानी सुनाओगे, उसके लिए प्रोफेशनल्स बने हैं। प्लीज गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम देम। किसी से हेल्प लेने में, मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ये तो नहीं कहते ना फिजिकल इलनेस में कि भाई तू तो मरने वाला है। अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, तू तो पागल है, तेरी तो खिसक गई है, ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं। मेंटल हेल्थ टैबू नहीं है। ब्रेन भी हमारे ही शरीर का पार्ट है, और जो इमोशंस हमारे ब्रेन में ट्रिगर करते हैं पैटर्न्स को, उन्हें ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए बहुत स्पेशलिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, हीलर्स हैं, काउंसलर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं। आप जिनके पास जाएं, आप जाके हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं कोच हूँ, मैं पिछले 8 सालों से लोगों की मदद कर रही हूँ। मेरे खुद के लिए भी कोच है, मैं हर तीसरे महीने उनके पास जाके अपना सारा कुछ निकाल देती हूँ, ये लो पकड़ो, अब बताओ क्या करना है। तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद एक डिप्रेशन सर्वाइवर हूँ। 2013 में जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी, मैं खुद पिल्स पे थी, डिप्रेशन के एंटी डिप्रेशन पिल्स खाती थी मैं। कुछ टाइम खाया, डॉक्टर की सलाह से मैंने उसे बंद किया, और सेल्फ वर्क करते करते मैं ये जर्नी मैंने खुद के लिए शुरू की थी। बट भगवान की कृपा कहिए हमारे ऊपर कि आई एम एबल टू स्प्रेड इट टू द वर्ल्ड एंड टॉक अबाउट इट फ्रीली। तो बहुत जरूरी है कि हम अपना सेल्फ लव का कोशेंट भरें पहले। हम खुद से ही नहीं प्यार करेंगे, हमारे पास ग्लास भरा ही नहीं होगा, तो हम दूसरों को पानी कैसे देंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बहुत सुंदर बात कही, और मुझे लगता है कि आनंदमयी जी ने एक सुंदर सा समापन आज कार्यक्रम को दिया है। वो मुमताज राशिद साहिबा के शेर की तरह कि कुछ तो मुश्किल में काम आते हैं, कुछ फकत मुश्किलें बढ़ाते हैं। तो दो तरह के लोग जो यहाँ पर इन्होंने कहे हैं कि आपके पास में आएंगे, एक तो जो सिर्फ मुश्किलों में काम आएंगे, वो तो वो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो कि आपको तकलीफों को निदान देंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ तकलीफ बढ़ाएंगे। तो जो तकलीफ बढ़ा रहे हैं उनसे थोड़ा सा ये कहिए कि भैया कि मैं आपके लिए एक प्रॉपर पर्सन नहीं हूँ, आपको किसी दूसरे के पास में सलाह मशवरा करना चाहिए, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, या जो भी कहें आप उनसे बताएं और आगे की तरफ उन्हें बढ़ाएं, जिससे उनकी ज़िंदगी का सुकून भी मिले और हमारी ज़िंदगी का सुकून भी बना रहे।
समय थोड़ा सा बस मुझे रोक रहा है, वरना सवाल तो बहुत सारे हैं, दर्शक ही बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, लेकिन समय का मान तो हमें रखना पड़ता है। आप लोगों से मिलकर बातें करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करूंगा फिर हम इस मंच पे आपका आतिथ्य करने का हमें सौभाग्य देंगे और आपके जरिए जितनी अच्छी अच्छी बातें आज हमें पता चली फिर से हम नई चर्चा करेंगे और आपके जरिए कुछ ज्ञान के मोती लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़े और इसे सफल बनाया। अगले अंक में फिर हम लोग कुछ नए पैनलिस्ट को लेके आपके सामने हाजिर होंगे और किसी नए विषय के ऊपर आपके साथ में चर्चा कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। शुक्रिया।